ड्रामा की शुरुआत हान येजू नाम की एक लड़की से होती है जो अपने परिवार की पोर्ट्रेट पेंटिंग बना रही होती है। वो एक खास मौके की तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं बनी और उसे डर है कि उसका परिवार उसकी मेहनत की कद्र नहीं करेगा। तभी रेडियो पर कोई होस्ट कहता है कि गेस्ट्योर ज्यादा मायने रखता है, परफेक्टियन नहीं। थोड़ी देर बाद उसकी सास जयसूक का फोन आता है जिसे उसकी ननद सी ही ट्रांसफर करती है। जयसूक जल्द ही कुछ मेहमानों के आने की बात कहती है और वाइजू को सब तैयारी करने का आदेश देती है। ईजू मदद के लिए ऐसी ही से कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और वाइजू अकेले ही सारा काम संभालती है, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। जब मेहमान आते हैं तो कोई प्रभावित नहीं होता। सास उसके बनाए खाने को पसंद नहीं करती और डांटती है कि उसने बाहर से टेकआउट क्यों नहीं मंगवाया। मेहमानों के चले जाने के बाद जयसूक उस पर दबाव डालती है कि वो अपने पिता से कहे कि उसके पति यूसी हे को फैमिली बिजनेस में एक ऊंचा पद दिलवाए। ईजू कहती है कि उसका पति अपनी मौजूदा नौकरी से खुश है, लेकिन सास उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। रास्ते में वाइजू को याद आता है कि सास ने कहा था उसकी बहन हानियूरा की शादी शायद सेओ डोगुक से हो जाएगी, जो उसी कंपनी का सीईओ है जहां से हेक काम करता है, और ये बात से हेक को बुरा लग सकती है। ईजू अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है ताकि अपनी पेंटिंग दिखा सके, लेकिन उसकी माँ ली जोंग और पिता दोनों ही वहाँ नहीं होते। वो ऑफिस कॉल करती है तो मैनेजर जेहवान बताता है कि दोनों एक इम्पोर्टेंट कंपनी इवेंट में गए हैं और उससे एक डॉक्यूमेंट लाने को कहता है। ईजू गैलरी पहुंचती है और सीहोक को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो उसके ऑफिस में कॉल करती है जहाँ से उसे पता चलता है कि सेहेक ने रिजाइन कर दिया है, वो भी बिना उसे बताए। इवेंट में यीजू अपनी पेंटिंग माँ जोंगहे को दिखाती है, लेकिन वो उसे नीचा दिखाती है और कहती है कि शादीशुदा औरत का स्थान अपने पति के पास होता है। उसकी बहन यूरा उसकी बात पर हंसती है। तभी एक क्लाइंट यीजू की पेंटिंग देखकर हैरान रह जाती है और उसकी रियलिज्म की तारीफ करती है। जंगहे को इसमें फायदा दिखता है। वो कहती है कि वाइजू की पेंटिंग्स गैलरी के स्टोरेज में फ्री रखी जाती हैं क्योंकि वो फैमिली की है, और उसे अपकमिंग चैरिटी इवेंट के लिए और रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने को कहती है। यीजू, जो अब भी अपने परिवार पर भरोसा करती है, मान जाती है। बाद में सियोडुगुक उसकी पेंटिंग देखकर कहता है कि ये फेक लगती है। यीजू कुछ कहती इससे पहले ही यूरा और सेह्योक वहां आ जाते हैं। यूरा उसकी पेंटिंग की तारीफ करती है, लेकिन सेह्योक उसे रोकता है। यूरा मॉकिंग टोन में पूछती है, क्या तुम सच में अपनी बीवी से प्यार करते हो? और यीजू का मजाक उड़ाती है कि वो अपने प्यार को कैसे जताती है। जब यूरा का बॉयफ्रेंड डोगुक यीजू का साथ देता है तो यूरा गुस्से में से हेक के करीब चली जाती है, जिससे वाइजू और डोगुक दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। यीजू वहां से निकलती है और बाहर डोगुक से टकराती है। वो सीधे कहता है कि वो बहुत नौ है और उसका परिवार उसके साथ एक तरफा रिश्ता निभा रहा है। थोड़ी देर बाद यीजू देखती है कि सी ह्योक यूरा के साथ बहुत खुश है, जिससे वो और बेचैन हो जाती है। तभी एक क्लाइंट ऑक्शन में लगी पेंटिंग्स देखने की मांग करता है। जयहुआन पहले मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। वो जाते समय पेंटिंग को वहां से ले जाते हैं। क्लाइंट यीजू को डिस्ट्रैक्ट करती है, जबकि उसका साथ आया आदमी पेंटिंग को गहराई से जांचता है। फिर चैरिटी ऑक्शन शुरू होती है, जहां वही क्लाइंट हाईएस्ट बिड लगाती है, लेकिन तभी सबके सामने जोंग हे पर फ्रॉड का इल्जाम लगाती है और उसे थप्पड़ मारती है। वो कंपनी पर आरोप लगाती है कि वो फेमस आर्टिस्ट के नाम से फेक पेंटिंग्स बेच रही है और सबूत भी दिखाती है। अब जोंग हे पर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है और सारा दोष वाइजू पर डाल देती है। वो कहती है कि पेंटिंग फेक है और वाइजू से कहती है कि वो दोष अपने सिर ले ले, वो बाद में उसे बचा लेगी। धोखे और सदमे में वाइजू वहां से चली जाती है। चलते चलते वो सुनती है कि एसीह्योक अपनी बहन यूरा से अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहा है। टूटे दिल के साथ वो उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन एसीह्योक उसे डिवोर्स पेपर्स थमा देता है और कहता है कि वो पहले से ये बात बताने की सोच रहा था। यीजू टूट जाती है और गैलरी से चली जाती है। रास्ते में उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे कहती है कि वो स्कैंडल की जिम्मेदारी ले ले। इसी बीच गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और यीजू गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जंगहे और यूरा को उसकी हालत के बारे में बताया जाता है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता, जंगहे उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर देती है। यीजू जब होश में आती है तो उसकी माँ ठंडे दिल से कहती है कि उसने उसे कभी पसंद नहीं किया, वो उसे सिर्फ एडॉप्ट किया था। वो कहती है अगले जन्म में इतनी अच्छी मत बनना, और चली जाती है। जयवान को मशीन फिर से चालू करने का आदेश देते हुए मौत से जूझती यीजू भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे एक और मौका मिले अपनी किस्मत को दोबारा लिखने का। चमत्कार होता है, वो फिर से जागती है और पाती है कि वो 1 साल पीछे के समय में आ गई है और उसकी कलाई पर फेंट लाइट में एक एक साल का टाइमर चमक रहा होता है। अब जब वो और एसीह्योक वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने जाते हैं, वो अब वही मासूम लड़की नहीं होती। वो आत्मविश्वास से उनकी एंगेजमेंट तोड़ देती है और यही से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यीजू सेह्योक से कहती है कि वो सब जानती है, वो उसे धोखा देने वाला था और उसकी मौत का जिम्मेदार वही होता। सेह्योक, जो यूरा से प्यार करता है, गुस्से
में उसका वेडिंग गाउन फाड़ देता है और शौक में उसे देखता रह जाता है। घर जाकर येजू अपनी माँ को बताती है कि अब उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन माँ उसकी बात अनसुनी कर देती है। थोड़ी देर बाद एसी ह्योक और यूरा वहाँ पहुँचते हैं और एसी ह्योक जुंगहे से कहते हैं कि शादी कुछ समय के लिए टाल दे। वो बहाना बनाता है कि काम की वजह से बहुत व्यस्त है और वाइजू पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन येजू लौट कर आती है और साफ कह देती है कि अब वो शादी में दिलचस्पी नहीं रखती। सेह्येक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन येजू को पता है कि उसके दिल में यूरा के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। येजू सुनती है कि यूरा अपनी माँ जुंगहे से कह रही है कि वो डोगुक से प्यार करती है और सबसे पहले उसी से शादी करना चाहती है। अपने परिवार से बदला लेने की ठान चुकी येजू एक साहसी फैसला करती है। वो डोगुक को हासिल करेगी, भले ही इससे उसकी बहन का दिल टूट जाए। बिना वक्त गंवाए वो अपनी दोस्त सुजिन से मिलने जाती है, जो एक जर्नलिस्ट है। येजू चाहती है कि सुजिन उसे डोगुक से मिलवाए, उससे पहले कि यूरा उससे मिले। सुजिन उसे बताती है कि डोगुक का परिवार टिएजा फैमिली कितना ताकतवर और पहुंच से बाहर है। येजू जवाब देती है कि अगर यूरा उस तक पहुंच सकती है तो वो भी कर सकती है। तब सुजिन बताती है कि यूरा को मौका उसकी माँ जुंगहे ने ही दिलवाया था। फिर सुजिन तेजा परिवार की औरतों के बारे में बताने लगती है। डोगुक की दादी मैडम ली तेजा पहले कारपेंटर थी, फिर उन्होंने कंपनी बनाई। उसकी माँ चायोन हुआ बहुत सख्त स्वभाव की और अपनी सास से कभी हार नहीं मानती। और फिर उसकी बहन सोडोना, जो थोड़ी पागल सी है। सुजिन सोचती है कि यह सब सुनकर येजू पीछे हट जाएगी, लेकिन येजू और जिद्दी हो जाती है। वो कहती है कि बस उसे यह पता कर दो कि यूरा कब और कहाँ डोगुक से मिलने वाली है। उसे बस 10 मिनट चाहिए ताकि वो उसे अपनी तरफ कर सके। अगले दिन प्लान के मुताबिक येजू यूरा से पहले डोगुक से मिलती है और उसे सीधा एक चौंकाने वाला प्रपोजल देती है। वो उसे शादी की बात करती है। कुछ ही देर में यूरा वहाँ पहुँचती है और अपनी बहन को डोगुक के साथ देखकर हैरान रह जाती है। उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले ही डोगुक सबके सामने घोषणा कर देता है कि वो वाइजू से शादी करने जा रहा है। यूरा गुस्से और हैरानी में कुछ नहीं कर पाती, जबकि डोगुक येजू का हाथ पकड़कर होटल के कमरे में चला जाता है, उसकी आंखों के सामने। कमरे में वाइजू साफ कहती है कि उसे पता है डोगुक की दादी तभी उसे तेजा ग्रुप का सीईओ बनाएंगे जब वो शादी करेगा। वो अपने टर्म्स रखती है, शादी के बाद दोनों की फाइनेंसेस अलग रहेंगे, वो अपनी मर्जी से जी सकता है और तलाक की बात कभी भी हो सकती है। नीचे यूरा गुस्से में से हेक को फोन करती है और बताती है कि वाइजू होटल में डोगुक के साथ है। पहले तो सेह्योक विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर शक के चलते वो वाइजू का इंतजार करने लगता है। दोनों उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन येजू उनके कॉल्स इग्नोर करती है। कुछ देर बाद यूरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एसीह्योक से कहती है कि उसने आखिर ऐसा क्या किया कि येजू इतनी बदल गई। रात बढ़ती है, येजू शराब पीकर भावुक हो जाती है और टूटकर डोगुक के सामने रो पड़ती है। एक नरम पल में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और डोगुक उस पल से उसकी तरफ खींचने लगता है। सुबह जब येजू उठती है तो खुद को डोगुक के साथ एक ही बिस्तर पर पाती है। वो उसके लिए एक नोट छोड़ती है कि बाद में संपर्क करेगी और वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँचते ही उसे कॉन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ता है। योरा, सेह्योक और जिनवोंग सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। येजू बिना झिझक कहती है कि उसने डोगुक के साथ रात बिताई और सबको यह ड्रामा बंद करने को कहती है। इसके जवाब में उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे में बंद वाइजू को पुराने वक्त याद आते हैं जब उसे इसी तरह कैद कर दिया जाता था, लेकिन अब वो तय करती है कि वो फिर कभी कैदी बनकर नहीं रहेगी। वो अपना फोन उठाती है और वेब पर सर्च करने लगती है। उसे याद आता है कि उसने सुजिन से कहा था कि होटल में डोगुक के साथ उसकी तस्वीरें लेकर न्यूज़पेपर में छपवा दे, लेकिन जब वो देखती है तो कोई खबर नहीं होती। वो सुजिन को कॉल करती है, जो बताती है कि डोगुक की टीम ने वो पोस्ट उसकी इमेज बचाने के लिए हटा दी है। तभी मैनेजर जेवॉन उसके कमरे में आकर उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि वो हार मान ले। उधर डोगुक अपने परिवार को बताता है कि उसने हान परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने का फैसला किया है। येजू, जो अपने परिवार के शिकंजे से निकलना चाहती है, एक मौका पाती है। वो अपने कमरे की खिड़की के बाहर दिख रही एक छोटी लड़की से फोन उधार लेती है, जो सुशी रेस्तरां के पास होती है। वो तुरंत डोगुक को कॉल करती है, लेकिन तभी जोंघे उसे पकड़ लेती है और क्रोध में उस पर बुरी तरह बरस पड़ती है। उसी वक्त डोगुक वहाँ पहुँच जाता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। बिना झिझक वो जिनवोंग के पास जाकर येजू का हाथ मांगता है। जिनवोंग जब अपनी सहमति देता है तो डोगुक तुरंत येजू को वहाँ से ले जाता है। बाद में वो उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है। पहले वे एक रेस्तरां में जाते हैं, लेकिन येजू परेशान लगती है और कुछ खा नहीं पाती। डोगुक पूछता है कि क्या हुआ, तो वाइजू बताती है कि वो ऐसा खाना नहीं खा सकती, वो सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर से तैयार खाना खाती है। डोगुक बिना कुछ कहे उसे पार्क ले जाता है, जहाँ दोनों नूडल्स खाते हैं। वहीं येजू आखिरकार अपना दिल खोलती है और रोते हुए बताती है कि एक बार उसे घर में झड़ दिया गया था, जिससे वो बहुत समय तक बीमार रही। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए
इसलिए वो किसी का बनाया खाना नहीं खाती। वो कहती है कि वो बदला लेना चाहती है और इसी वजह से उसने शादी का फैसला किया। लेकिन डुगुक नाराज नहीं होता, बल्कि वो प्यार से एक फूल तोड़कर उसे प्रपोज करता है। यीजू का दिल भारी है, लेकिन वो हामी भर देती है और दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत एक किस्से करते हैं। अगले दिन यीजू उसी किस के बारे में सोचते हुए जागती है। तभी सूजिन का कॉल आता है। वो बताती है कि उनकी किस की तस्वीर खबरों में छप गई है और ये बार हटाई नहीं गई। यीजू को एहसास होता है कि ये सब डुगुक ने खुद करवाया है। उधर डुगुक का मैनेजर, जो उसकी बहन का पति भी है, पूछता है कि क्या वो आर्टिकल हटवाना चाहता है, लेकिन डुगुक बेपरवाह होकर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर जोंघे अपनी चालें चलने लगती है। वो कहती है कि डुगुक का परिवार इस शादी को कभी मंजूर नहीं करेगा, लेकिन यीजू आत्मविश्वास से कहती है कि वो शादी करेगी। जंग ये पूछती है कि फैमिली इंट्रोडक्शन कब होगी, तो यीजू थोड़ी उलझन में कहती है कि वो डोगुक से पूछेगी। रात देर से डोगुक अपने असिस्टेंट ब्यूनजे हो को भेजता है ताकि वो यीजू को उसके घर लेकर आए। वहां पहुंचने पर डुगुक खुद उसके लिए खाना बनाता है। जब दोनों साथ बैठकर खाने लगते हैं तो वो नोटिस करता है कि यीजू झिझक रही है। वो तुरंत अपने प्लेट से खा लेता है ताकि उसे भरोसा हो जाए कि खाना बिल्कुल ठीक है। यीजू कहती है कि उसे पता है कि आर्टिकल के पीछे वही है। डोगुक साफ साफ मान लेता है कि उसने ही वो खबर छपवाई थी ताकि यीजू अब पीछे न हट सके। यीजू शांत स्वर में कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तभी डुगुक उसे शादी का एक एग्रीमेंट दिखाता है। यीजू कहती है कि उसमें एक शर्त और जोड़ी जाए, दोनों परिवारों की एक औपचारिक मुलाकात हो। डोगुक बिना झिझक यह बात मान लेता है। इसके बाद वो कहता है कि वाइजू उसके साथ रहने आ जाए, क्योंकि उन्हें बेस कैंप की जरूरत होगी जो उनका घर बनेगा। यीजू पहले हिचकिचाती है, लेकिन जब वो घर देखती है तो चकित रह जाती है। एक पूरा कमरा उसके लिए सजाया गया होता है। रात के अंत तक वो मान जाती है और वहीं रुकने का फैसला करती है। अगले दिन डुगुक की कंपनी के कुछ कर्मचारी उस आर्टिकल पर बात कर रहे होते हैं कि उसका जल्द ही विवाह होने वाला है। कोई मजाक में कहता है कि ये सीह्योक भी तो उसी कंपनी में काम करता है और उसका भी जल्द विवाह है। ब्यूनजे हो हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि दोनों ही पुरुष एक ही औरत वाइजू से शादी करना चाहते हैं। सेहेक गुस्से में सब पर चिल्ला देता है कि वे झूठी बातें फैलाना बंद करें। उधर एसीह्योक की बहन सीही यूरा से एक स्टोर में मिलती है। यूरा उससे कहती है कि क्या वो यीजू को मनाने में मदद कर सकती है ताकि वो सेहेक से शादी कर ले। सीही कहती है कि यूरा बहुत भली है। वो एक महंगे पर्स की तरफ देखती है तो यूरा कहती है कि वो उसका पैसा दे देगी। इसी बीच सियो डोना यानी डोगुक की बहन, जो खुद भी शादी की तैयारी में है, वो और उसका पति बायुन जेहो उसी स्टोर में आते हैं। जेहो उसे यीजू के बारे में बताता है। डोना उत्सुक हो जाती है और अचानक यूरा व सीही से टकरा जाती है। वो पूछती है कि क्या वाइजू हाल ही तक किसी और से सगाईशुदा थी। सीही तुरंत हामी भरती है और यूरा बताती है कि वाइजू पहले सीही के भाई से सगाई कर चुकी थी। उनके पिता उनके परिवार के ड्राइवर थे। वो आगे कहती है कि वाइजू मानसिक रूप से अस्थिर है और अपने अडॉप्ट होने के कारण विक्टिम कॉम्प्लेक्स रखती है। यूरा जब यीजू की बुराई करती जाती है तो डोना तंज कसती है। वो कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यूरा की बहन ऐसी होगी। वो कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह होगी, जो किसी आदमी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यूरा हैरान रह जाती है और ऐसा ही उसका बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन डोना कहती है कि वो सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करती है और वहाँ से चली जाती है। उधर एसीह्योक की माँ जैसक यीजू से मिलने आती है। वो कहती है कि उन्हें बात करनी चाहिए। यीजू मना कर देती है, लेकिन जेसुक जोर देती है। यीजू शांत रहकर कहती है कि वो उसे ऐसा करने से बाज आए। यह सुनकर जेसुक फ्यूरियस हो जाती है। वो वाइजू के बाल पकड़कर खींचती है और चिल्लाती है, तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। यीजू खुद को छुड़ाती है और उसे धक्का दे देती है। तभी सीही आ जाती है और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है ताकि राहगीर सुन ले। वो वाइजू पर आरोप लगाती है कि उसने शादी तोड़कर एक अमीर आदमी से रिश्ता जोड़ लिया है। असल में यह सब जोंघिए की चाल होती है, क्योंकि जेवॉन ये सब वीडियो में सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा होता है। यीजू बाद में अपने दादा हान वुंजे से मिलने जाती है, जो नर्सिंग होम में रहते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोलने से इनकार कर देते हैं। जेवॉन बाद में जुंघे को बताता है कि उसने स्टाफ से कह दिया है कि अगर वाइजू दोबारा वहाँ जाए तो पुलिस को बुला लिया जाए। कुछ समय बाद वाइजू अपनी दोस्त सूजिन से मिलती है, जो उसे सलाह देती है कि टिएजा परिवार को इम्प्रेस करने का तरीका क्या हो सकता है। उसका मुख्य लक्ष्य है डुगुक की माँ योनहवा। सूजिन बताती है कि उसे जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसके प्रतिष्ठित कुकरी क्लास में दाखिला लेना। ये जो उसकी बात मानती है और उस क्लास में नाम लिखवा लेती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी अचानक मुलाकात योनहेचवा से हो जाती है। योनहवा उसे कॉफी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन यीजू अकेली नहीं होती। वहाँ यूरा भी पहुँच जाती है। दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और बात झगड़े तक पहुँच जाती है। तभी डुगुक वहाँ आ जाता है और बिना कुछ बोले वाइजू को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में वाइजू कहती है कि वो उसके घर जाना चाहती है। वहाँ पहुंचकर दोनों शराब पीते हैं, बातें करते हैं और प्लान बनाते हैं
कि कैसे अपने परिवारों को यकीन दिलाएं कि वे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद वाइजू असहज महसूस करती है और कहती है कि डुगुक को घर लौट जाना चाहिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, लेकिन वो कहता है कि उसने शराब पी है और गाड़ी नहीं चला सकता। रात में वाइजू को नींद नहीं आती। वो चुपके से उसके कमरे में झांकती है और देखती है कि डुगुक किसी बुरे सपने में है। वो उसके पास बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर उसे किस बात का दुख सताता है। अगली सुबह अचानक योन हेचवा वहां आ जाती है। वो वाइजू को डुगुक के घर में देखकर चकित होती है, लेकिन कोई तमाशा नहीं करती। वो कहती है कि वो मॉडर्न सोच रखती है और इस स्थिति को समझ सकती है। फिर भी वो चौंक जाती है जब देखती है कि डुगुक इतने शोर के बाद भी आराम से सो रहा है। वो जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले कहती है कि यीजू दोनों परिवारों की एक मीटिंग अरेंज करे। यीजू तुरंत अपने परिवार को बताती है। जिनवोंग भले ही व्यस्त हो, इस मुलाकात के लिए समय निकालता है। जुंगहे कहती है कि उन्हें तेजा परिवार के बराबर दिखना होगा क्योंकि मैडम ली तेजा खुद वहाँ होंगी। यीजू अपने दादा हन वुंजे से बात करती है, जो कहते हैं कि वो जिनवोंग से मिलना चाहते हैं और वाइजू की शादी को अपनी मंजूरी देते हैं। जंग ये हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वाइजू ने वुंजे को कैसे मना लिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वाइजू नर्सिंग होम में उससे मिलने गई थी तो एक नर्स ने उसे कहा था कि वो जाए क्योंकि वुंजे किसी की बात नहीं सुनते जब तक कि वो खुद न चाहे। यीजू को वो पल याद आता है जब अपनी पिछली जिंदगी में मरने से पहले वॉन्जे ने उससे कहा था, मत मरना, तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया और मैं नर्क नहीं जाना चाहता। यीजू सोचती है कि वो क्या मतलब था और दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहती है, मैंने आपको माफ कर दिया। वॉन्जे तुरंत दरवाजा खोल देता है और पूछता है, सच में माफ कर दिया? यीजू हाँ कहती है और उसे गले लगा लेती है। वो बूढ़ा आदमी रो पड़ता है। वर्तमान में लौटते हैं। यीजू अपने परिवार से कहती है कि वो उन्हें बताएगी कि डुगुक का परिवार कहाँ मिलना चाहता है। आखिरकार जोंगहे और जिनवोंग तेजा परिवार के घर पहुंचते हैं उस बहुप्रतीक्षित मुलाकात के लिए, लेकिन जोंगहे, जो नहीं चाहती कि यीजू की शादी आसानी से हो जाए, अपनी चालें चलने लगती है और माहौल में टेंशन पैदा करती है ताकि यह रिश्ता टूट जाए। जब दोनों परिवार एक साथ बैठकर भोजन और बातचीत करने लगे तो जोंगहे ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस शादी को बर्बाद करके ही रहेगी। वो लगातार ऐसी बातें करती है जिससे माहौल असहज हो जाए, लेकिन धीरे धीरे डुगुक का परिवार उसकी साजिशों को भांपने लगता है। इसके बावजूद येजू अपने आत्मविश्वास और विनम्रता से सबका दिल जीत लेती है। वो उन्हें एक खूबसूरत पेंटिंग भेंट करती है, वही पेंटिंग जिसे उसकी माँ ने पहले एक ग्राहक को बेच दिया था और बाद में किसी तरह दोबारा हासिल कर ली थी। जोंगहे यह देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वो वाइजू को बाहर बुलाती है और पूछती है कि उसने ये पेंटिंग कैसे पाई। यीजू शांत स्वर में सब बताती है, यहाँ तक कि कहती है, अगर यकीन न हो तो उस ग्राहक को फोन कर लीजिए। जोंगहे कॉल करती है और बात सच साबित होती है। यीजू तब साफ कहती है, मेरी शादी डुगुक से होगी और सब लोग उसमें शामिल होंगे। बेहतर होगा कि आप इस पारिवारिक मुलाकात को शांति से खत्म करें और मुझे उकसाने की कोशिश न करें। घर लौटते वक्त जिनवोंग जोंगहे को उसकी हरकतों के लिए डांटता है। घर पहुंचते ही जोंगहे गुस्से में जेवॉन को थप्पड़ मारती है कि उसे पता क्यों नहीं चला कि वाइजू ने वो पेंटिंग क्लाइंट से ली थी। उसी रात यूरा और सीह्युक एक रेस्तरां में शराब पी रहे होते हैं। सीह्युक उसे ढांढस देता है कि वो यीजू से बात करेगा, लेकिन यूरा बताती है कि अब कुछ कहने का वक्त निकल चुका है। दोनों परिवारों की औपचारिक मुलाकात हो चुकी है। वो कहती है कि अब उसे खुद कुछ करना होगा और सीह्युक से मदद मांगती है। यीजू अपनी दोस्त सूजिन से मिलने जाती है ताकि सलाह ले सके। उसे डुगुक की माँ योन हवा से वादा करना है कि शादी के पहले 6 महीनों में वो डुगुक को कंपनी वापस लाने में मदद करेगी। बातचीत के दौरान सूजिन अनजाने में बता देती है कि डुगुक और उसके भाई जोंगवू के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यह बात वाइजू के मन में रह जाती है। उधर ऑफिस में सीह्युक बार बार डुगुक पर ताने कसता है। डुगुक उससे सीधा कहता है, अगर कुछ कहना है तो खुलकर कहो। सीह्युक कहता है कि यीजू सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन डुगुक मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुशी से होने दूंगा। यह सुनकर सीह्युक हैरान रह जाता है। उस दिन वाइजू डुगुक के घर शिफ्ट हो जाती है। यह उनके रिश्ते में एक बड़ा बदलाव लाता है, पर उसी समय यूरा और सीह्युक उसके खिलाफ साजिश रच रहे होते हैं। सीह्युक वाइजू के पास आता है और कहता है कि डुगुक ने कभी अपने ही भाई को मारने की कोशिश की थी। यीजू चौंक जाती है। उसी पल यूरा चुपके से उनकी तस्वीर ले लेती है। आगे की चाल के लिए सबूत तैयार हो जाता है। यीजू तुरंत सूजिन को फोन करती है और यह बात पूछती है। सूजिन अनमने ढंग से कहती है कि यह सच है, पर परिवार अब उस घटना का जिक्र नहीं करता। अगले दिन खबर आती है कि जोंगवू ने डुगुक की कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया है। वो कहता है कि वो यह अफवाहें रोकना चाहता है कि तेजा ग्रुप का हनवोल ग्रुप से कोई रिश्ता है। डुगुक कहता है कि हनवोल की इज्जत वैसे भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यह फैसला उसे स्वीकार है। बाद में डुगुक यूनियन की मीटिंग में जाकर स्थिति संभाल लेता है और सबका सम्मान जीत लेता है, जिससे जंगबुक और भी चिढ़ जाता है। इसी बीच जिनवोंग मैडम ली ताइजा से बैंक अधिग्रहण में मदद
मांगता है। वो वुंजे से मिलने जाती है जो उसे वो पैसा लौटाता है जो उसने कभी उससे लिया था और उससे वाइजू को स्वीकारने की विनती करता है। मैडम ली नाराज होकर उठ जाती है। वो कहती है कि पैसा लौटाकर अब तुम दिखावा कर रहे हो, लेकिन वुंजाए उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और आसपास बैठे लोग ये सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं, मानो दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। बाद में वाइजू अपने दादा वुंजे से मिलने जाती है। वो कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे और अब वक्त आ गया है कि वो उसका कर्ज चुकाए। ईजू समझ नहीं पाती कि उनका मतलब क्या है। तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजे के पीछे कोई सुन रहा है। वो बाहर निकलती है। वहाँ जेवॉन होता है। वो पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। जेवॉन कहता है कि वो जुंगे के लिए काम कर रहा है। ईजू मुस्कुराती है और कहती है, तुम उसके लिए नहीं खुद के लिए मुझे देख रहे हो ताकि तय कर सको कि किसका साथ देना है। वो उसे सौदा पेश करती है, लेकिन जेवॉन कहता है कि वो सोचकर बताएगा कि किस टीम में रहना है। रात को डुगू ईजू के घर आता है। वो उसकी बनाई हुई केक चखता है। स्वाद बेहद खराब होता है। वो कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर उसके लिए एक साधारण सा रेमन पकाता है। ईजू मुस्कुराती है। वो उसकी परवाह जताने का तरीका था। खाने के दौरान डुगू कहता है, क्यों ना हम इस शादी को सच में निभाने की कोशिश करें, सिर्फ 1 साल का सौदा समझ कर नहीं। ईजू चुप रह जाती है। कुछ समय बाद डुगुक अपने यूजुअल होटल में होता है जहाँ यूरा अचानक पहुंच जाती है। वो बिना झिझक उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर जब वो असफल होती है तो अपनी जेब से वो तस्वीर दिखाती है जिसमें वाइजू और सीह्यूक साथ नजर आ रहे होते हैं। डुगुक तुरंत समझ जाता है कि वो उसे मैनिपुलेट कर रही है। वो गुस्से में कहता है, बस करो, इन खेलों से बाहर निकलो, और वहाँ से चला जाता है। यूरा को क्रोध और बेबसी में छोड़कर घर पहुंचकर यूरा ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेती है। वो बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है कि उसने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया। उधर जंगवू डुगुक से बदला लेने की योजना बनाता है। वो वाइजू को फोन करके उसे यॉट पर बुलाता है, वही जगह जहाँ वो कहता है कि डुगुक ने कभी उसे मारने की कोशिश की थी। ईजू उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। तभी जुंगवुक तुरंत डुगुक को कॉल करता है और कहता है कि वो उसकी मंगेतर से मिलने आया है। चिंतित डुगुक तुरंत यॉट की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वो बेचैनी महसूस करने लगता है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। ईजू हैरान रह जाती है। डुगुक के अतीत से जुड़ी रहस्यमयी परतें और गहरी हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ईजू उसके पास दौड़ी चली आती है। वो होश में है और कहता है कि सब ठीक है। ईजू उसे घर वापस ले जाती है। अगली सुबह एक साइकोथेरेपिस्ट उनके घर आता है और ईजू को बताता है कि डुगुक को पैनिक अटैक होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझाए, डुगुक बीच में बोलता है, सब ठीक है, बस जुंगवुक की बातों पर ध्यान मत दो। उसी दिन जुंगवुक फिर यीजू को बुलाता है और कहता है कि वो उसे अपने और डुगुक के बीच की सच्चाई बताएगा, लेकिन यीजू मना कर देती है। वो कहती है कि वो सब डोगुक से ही सुनना पसंद करेगी। उधर लेई यीजू से मिलने का अनुरोध करती है। मुलाकात में वो बताती है कि जिन वोंग ने उससे बैंक अधिग्रहण में मदद मांगी है। वो यीजू से उसकी राय पूछती है, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब यीजू कहती है, डायरेक्टर को बोलो कि हानवो ग्रुप पर कड़ी नजर रखे ताकि मेरा नाम जैसा है वैसा बना रहे। उधर जुंगहे जयवॉन से बात करती है। वो बताती है कि वुनजे ने तेजा से कोई डील की थी ताकि यीजू उनकी शादी के लिए राजी हो जाए। यह सुनकर जुंगहे गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसे यह भी पता चलता है कि वुनजे ने यीजू को उस पेंटिंग के पैसे देने में मदद की थी जो उसने क्लाइंट से खरीदी थी। डोगुक और यीजू वेडिंग ड्रेस के लिए ब्राइडल शॉप जाते हैं। यीजू को वहां पहुंचते ही बेचैनी होने लगती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां वो सीहुक के साथ पहले आई थी। डुगुक को इसका अंदाजा नहीं होता। वो हंसकर कहता है, मेरे सेक्रेटरी ने कहा था ये शहर की बेस्ट शॉप है, तो चलो अंदर चलते हैं। इसी बीच दुकान की अटेंडेंट गलती से सीहुक को कॉल कर देती है। उसे लगता है कि यीजू उसी के साथ आने वाली है। जब सीहुक वहां पहुंचता है तो सबको अपनी गलती का एहसास होता है। वे शर्मिंदा होकर माफी मांग लेते हैं। सीहुक जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर यीजू पर पड़ती है, जो गाउन पहने खड़ी होती है। यीजू उसे देखती है पर कुछ नहीं कहती। वो गुस्से में कमरे में घुस आता है और उस पर आरोप लगाता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? फिर वो तमतमाकर निकल जाता है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी खुश रहोगी। बाद में जंगहे जंगवू से मिलती है। वो बताती है कि वुनजे ने मैडम ली से मुलाकात की थी और यीजू के लिए पेंटिंग के पैसे भी उसने ही दिए। वो ये इशारा करती है कि वुनजे शायद ताएजा ग्रुप पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो बिना मकसद के कभी पैसा नहीं देता। कुछ समय बाद जोंगवू यीजू से मिलता है। वो पूछता है कि उसके दादा ने लेडी ली को इतना पैसा क्यों दिया। यीजू उलझन में पड़ जाती है, लेकिन जुंगवुक आगे कहता है, हम दोनों को साफ साफ बात करनी चाहिए, शायद हम साथ मिलकर काम कर सके। वो बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक डुगुक कमरे में घुस आता है, गुस्से से लाल चेहरा लिए। वो अपने सौतेले भाई जोंगवू को पकड़कर
धक्का देता है। जंगवुक ताना मारता है, फिर से धक्का दो, इस बार यकीन कर लो कि मुझे मार ही दो। डोगुक बेकाबू हो जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। दूर से यूरा यह सब देख रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि अब वो जोंगवू से शादी करना चाहती है और उसे सब कुछ ठीक करने में मदद चाहिए। वो कहती है जंगवुक ही टीजा ग्रुप का असली सक्सेसर है और मैं हमेशा से उसी की दुल्हन बनना चाहती थी। घर लौटने पर डोगुक यीजू से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना जंगवू से मत मिलना। यीजू जवाब देती है मुझे बस थोड़ी मदद करनी थी। डोगुक कहता है कि वो ठीक है, लेकिन यीजू साफ कहती है नहीं तुम ठीक नहीं हो। वो उसकी परेशानियों की पूरी लिस्ट गिना देती है। तब डोगुक गहरी आवाज में कहता है मैं तभी खुलकर बात करूंगा जब तुम इस रिश्ते को सच्चा मानने लगो, और याद रखना अगर तुम सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती तो मुझसे सवाल मत पूछो। यीजू चुप रह जाती है। डोगुक आगे कहता है अगर तुम मुझे संभाल नहीं सकती तो मुझ पर हाथ मत रखना, मैं वैसे भी खुद को बहुत रोक रहा हूँ। अगले दिन यीजू और मैडम ली एक शमन के पास जाते हैं जहाँ वुंजे अक्सर जाया करता था। मैडम ली पूछती है वुंजे ने अचानक यीजू को अडॉप्ट क्यों किया था और अब वो क्यों चाहता है कि वो डोगुक से शादी करे। शमन बताती है कि कभी वुंजाई ने एक गर्भवती औरत से उसका बच्चा छीनने की कोशिश में उसकी जान ले ली थी। तब से उसे अपराध बोध सताने लगा। वो मेरे पास आया तो मैंने उसे कहा था किसी अनाथ को गोद लेकर अपने पाप को धो डालो। अब शायद वो लेडी ली को पैसे लौटाकर वही कर रहा है ताकि उस औरत की आत्मा उसे नरक में खींचने न आए। मैडम ली दंग रह जाती है। वो कहती है लेकिन यीजू तो जिंदा है। शमन ठंडी सांस लेकर कहती है मुझे यकीन नहीं वो जिंदा है या नहीं। बाद में वाइजू अपने दादा वुंजे से मिलने जाती है। वो उसे उसकी माँ की तस्वीर देता है और सच बताता है कि वो दरअसल जिनवोंग की बेटी है और वही वाइजू के पिता की बेटी भी थी। यह खुलासा वाइजू को अंदर तक हिला देता है। वो सदमे में क्लोजेट के अंदर जाकर छिप जाती है। तभी जोंगहे वहाँ पहुँच जाती है। वो बताती है कि अब वो जोंगवू के साथ काम कर रही है जो टीएजे ग्रुप में अब ज्यादा ताकतवर हो गया है। वो वुंजे से कहती है अपने शेयर यूरा को ट्रांसफर कर दो और साथ ही ये भी उगल देती है कि उसे पता चल गया है यीजू ही जिनवोंग की असली बेटी है। कुछ समय बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। यीजू किसी मुसीबत में फंस जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है। डोगुक उसे लेने आता है। वो थकी और घायल लग रही होती है। यीजू कुछ नहीं बताती कि क्या हुआ, लेकिन डोगुक उसे चुपचाप सहारा देता है, उसके लिए बिस्तर लगाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ दिन बाद वाइजू अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है, लेकिन जब वो तैयार हो रही होती है तभी जुंगे वहाँ आ पहुँचती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। यीजू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पीछे से ग्लास उठाकर उसे मारने ही वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डुगुक होता है। वो कहता है क्या तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो जो तुमने अब तक बनाया है। यीजू फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है मुझे अपनी फैमिली को खत्म करने में तुम्हारी मदद चाहिए। डोगुक उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, वचन लेते हैं और शादी के बंधन में बांध जाते हैं। वो अपने माता पिता को झुककर प्रणाम करते हैं। यीजू जंघे से कहती है मुझे पता है मेरे पापा को शादी में आने से तुमने ही रोका था। तभी माहौल में हलचल मच जाती है। यूरा सफेद वेडिंग गाउन पहनकर समारोह में घुस आती है। वो साफ तौर पर वाइजू को भड़काना चाहती है, पर यीजू बिल्कुल शांत रहती है। वो मुस्कुराकर अपनी स्टेप सिस्टर को उसकी जगह दिखा देती है, उसे एक पल के लिए भी अपने पल को बिगाड़ने नहीं देती। उस रात यीजू और डोगुक अलग अलग कमरों में सोते हैं। उनके बीच एक अनकही दूरी रहती है। अगली सुबह डोगुक के जागने से पहले ही वाइजू चुपचाप घर से निकल जाती है। वो समुद्र तट पर जाती है थोड़ी शांति पाने के लिए। वो लहरों की आवाज सुनती है, हवा महसूस करती है, पर अचानक उसे अकेलापन महसूस होता है। आसपास सब लोग किसी न किसी के साथ हैं। तभी डोगुक पीछे से आता है। वो कहता है मुझे समुद्र के पास रहना पसंद नहीं है। फिर बताता है कि एक बार वो अपने पिता और भाई के साथ क्रूज पार्टी में गया था, जहाँ मजाक में उसने अपने भाई को डराने की कोशिश की, पर उसी में उसकी माँ का आखिरी गिफ्ट फोन पानी में गिर गया। जंगवुक उसे निकालने गया पर फिसलकर गिर पड़ा और उसका पैर पियर से टकरा गया। तभी से वो वॉकिंग एड इस्तेमाल करता है। डोगुक गहरी सांस लेकर कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लहरों की आवाज के बीच एक शांत दिल छू लेने वाला पल बन जाता है। उधर सीह्यूक अकेले शराब पी रहा होता है, सोच रहा है कि नया कपल क्या कर रहा होगा। तभी यूरा का कॉल आता है। वो मिलने बुलाती है। मुलाकात अजीब मोड़ ले लेती है और दोनों रात साथ बिताते हैं। उधर बीच हाउस में वाइजू खुद से लड़ रही होती है क्योंकि अब उसके दिल में डोगुक के लिए कुछ सच्ची फीलिंग्स आने लगी हैं। वाइजू अब भी अपने दिल के दरवाजे खोलने में हिचकिचा रही होती है, लेकिन डोगुक उसकी बेचैनी महसूस कर लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है। उधर जुंगवुक खुद आर्थिक मुश्किलों में फंस जाता है, अपनी टीम के लिए लोन हासिल करने में नाकाम रहता है और धीरे धीरे कंपनी में उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। अगले दिन बीच पर वाइजू डोगुक को पानी में उतरने में मदद करती है। पहले तो डोगुक घबराया रहता है, लेकिन कुछ देर
देर बाद वो शांत महसूस करता है और बिना डर के पानी में खेलना शुरू कर देता है। रात को डुगुक मस्ती मजाक करते हुए वाइजू के पास आ जाता है ताकि वो उसके बगल में लेट सके। वो पूछता है, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही थी? इजू मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैंने तो बहुत मजे किए। लेकिन जब डुगुक बात बढ़ाता है तो आखिरकार वाइजू टूट जाती है। वो बताती है कि जिनवोंग ही उसका असली पिता है। ये सच बोलते हुए वो आंसुओं में बह जाती है और डुगुक उसे अपनी बाहों में समेटकर उसका दर्द शांत करता है। इसी बीच एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। डुगुक की कलाई पर भी वही टाइमर नजर आता है। यीजू को उसके कुलिनरी स्कूल के टीचर का कॉल आता है। वो बताती हैं कि यीजू द्वारा उन्हें गिफ्ट की गई पेंटिंग ठीक वैसी ही एक और पेंटिंग उन्होंने एक साइलेंट ऑक्शन में देखी। यीजू को तुरंत समझ आ जाता है यह जुंगे की नई चाल है। वो कहती है कि वो जाकर सब समझाएगी। वो अपने दादा वुंजे से मिलने जाती है। वुंजे बताता है कि जब उसकी माँ गर्भवती थी तो वो उसके पास आई थी और रोकर कहा था कि उसे अपना ले, पर उसने मना कर दिया। कुछ साल बाद वो फिर लौटी, इस बार ये कहने की वाइजू का नाम फैमिली रजिस्ट्री में जोड़ दे, लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। फिर उसे खबर मिली कि वो आग में मारी गई। डर के मारे वो अस्पताल पहुंचा, जहां उसे पता चला कि वो औरत शमन के पास गई थी। वहीं उसे एहसास हुआ कि येजू उसकी पोती है। येजू ये सुनकर कांप जाती है और वहां से निकलते हुए कसम खाती है अब वो रिवेंज लेगी। येजू और डोगुक अपने परिवार से मिलने जाते हैं। येजू सुझाव देती है कि अपने पिता का तनाव कम करने के लिए वो खुद गैलरी संभाल लेगी। ये बात सुनकर यूरा और उसकी माँ भड़क उठती है। येजू मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है जंघिये चोरी छिपे मेरी पेंटिंग्स बेच रही है ताकि गैलरी के लिए पैसे जुटा सके। बाद में यूरा अपनी माँ से बात करती है। वो कहती है कि अब वो गैलरी अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि येजू को हराने का असली तरीका सिर्फ एक है, जंगवू से शादी करना। उसी दिन शाम को वाइजू और डोगुक के परिवार के साथ डिनर पर जाते हैं। माहौल सख्त और तनाव से भरा होता है। तभी अचानक यूरा वहां पहुंचती है, चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए, और सबको चौंकाते हुए कहती है, हम शादी करने वाले हैं। यूरा और जुंगवू की शादी की घोषणा से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि डुगुक और जोंगवू में तीखी बहस हो जाती है। आखिर में टीजा बीच में आकर कहती है, जंगवूक, यूरा को लेकर घर जाओ। जब यूरा जाने लगती है, वाइजू उसका हाथ पकड़कर पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यूरा ठंडी हंसी के साथ जवाब देती है, क्योंकि तुम अपनी औकात भूल गई हो। घर लौटने के बाद यूरा गुस्से से उबल रही होती है, क्योंकि जोंगवू अपने परिवार की नजरों में उसकी इज्जत नहीं बचा पाया। वो जोंगवू से कहती है कि उसे सब ठीक करना चाहिए, लेकिन वो बेरुखी से कह देता है, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। यूरा और भी तिलमिला उठती है। अगले दिन वाइजू गैलरी पहुंचती है और जुंघे से कहती है कि उसके पास सेल्स बढ़ाने का एक आइडिया है। जंघे ताना मारने ही वाली होती है कि अचानक कई रिपोर्टर्स अंदर आते हैं और यीजू को फेमस आर्टिस्ट कहकर बुलाने लगते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने वाइजू के काम को गुप्त रूप से ओवरसीज प्रमोट किया। जंघे अवाक रह जाती है। यीजू फिर उससे एक डील करती है। वो गैलरी की सेंटरपीस पेंटिंग उसे दे देगी। बदले में जब उसकी पेंटिंग्स बिकेंगी तो वो अपना हिस्सा नहीं लेगी। बाद में वाइजू अपने पिता जिनवोंग से मिलती है और बताती है कि यूरा जोंगवू से शादी करना चाहती है। जिनवोंग चौंक जाता है। वो कहता है कि इससे परिवार की इज्जत पर दाग लगेगा और वो वादा करता है कि वो इसे रोकेगा। यीजू उसकी सफेद बाल निकालने के बहाने उसके बाल का एक नमूना ले लेती है डीएनए टेस्ट के लिए, ताकि वो साबित कर सके कि वो वाकई उसकी बेटी है। उधर जिनवोंग जोंघे को आदेश देता है कि वो यूरा की शादी रोक दे। जोंघे फिर जेवोन से कहती है कि वो उसे नर्सिंग होम ले चले। वो वहाँ से वुंजे के शेयर लेना चाहती है, लेकिन जब वो पहुँचती है तो स्टाफ बताता है कि वुंजे खुद ही वहाँ से चला गया है। जोंघे को याद आता है कि वुंजे ने कहा था वो अपने शेयर यूरा को ट्रांसफर करेगा। अब उसे एहसास होता है वो उसे भरोसे में लेकर भाग निकला है। वो गुस्से में शमन के पास जाती है और पूछती है, वुंजे कहाँ गया? शमन बताती है कि वुंजे तो बहुत दिनों से नहीं आया, पर मैडम ली और यीजू आए थे उसी के बारे में पूछने। जंगहे को झटका लगता है। वुंजे अब यीजू के साथ मिल गया है। वहीं अपने छुपे ठिकाने से वुंजे अपने लॉयर को कॉल करता है और कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे शेयर वाइजू को ट्रांसफर करने का। रात को यूरा फिर से हुक से मिलती है। उम्मीद करती है कि उसे वाइजू और डुगुक के बारे में कुछ राज पता चलेगा, लेकिन सीह्यू कुछ नहीं बताता। यूरा खींचकर लौट जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से कहती है, मैं थक गई हूँ यीजू से हारते हारते। वो हमेशा मुझसे बेहतर क्यों निकलती है? वो बताती है कि वाइजू ने एक बार कहा था, मैं ही असली हूँ। यह सुनकर जोंघे सोच में पड़ जाती है। क्या यीजू को जिनवोंग की सच्चाई पता चल चुकी है? जेवॉन ये सब यीजू को बताता है। यीजू सतर्क हो जाती है। उसे पता चलता है कि जेवॉन को वॉन्जैक के ठिकाने की जानकारी है। वो उसे वो पेंटिंग दे देती है जो उसने जंघे से ली थी, क्योंकि उसने देखा था कि जेवॉन उसे बड़ी गहराई से देखता है। उधर सीह्यूक वाइजू के घर पहुंचता है। जब यीजू और डोगुक बाहर होते हैं, वो मौका देखकर घर में घुस जाता है और वहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लेता है। वो उसे उठाकर जल्दी से निकल जाता है। रात को वाइजू
बाइजू अनजाने में वो खाना खा लेती है जो डूगुक ने उसके लिए बनाया था, बिना इंतजार किए कि वो खुद पहले टेस्ट करे। डूगुक उसे देखकर मुस्कुराता है, कहता है अब तो तुम मेरी आदत बनने लगी हो। यीजू भी मुस्कुराकर जवाब देती है। फिर वो पूछती है जंगवुक को लेकर क्या सोचते हो, वो आसानी से पीछे नहीं हटेगा। डूगुक कहता है मुझे पता है। यीजू पूछती है तो क्या तुम फिर से तेजा ग्रुप लौटने वाले हो। डूगुक कुछ पल सोचता है और कहता है शायद बचपन में लेडी ली मुझे कंस्ट्रक्शन साइट ले जाती थी, शायद अब वक्त आ गया है फिर से लौटने का। कुछ समय बाद सी ह्यूक बाइजू से बात करने आता है। वो पूछता है क्या तुम सच में डूगुक से प्यार करती हो। यीजू कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी डूगुक वहां पहुंच जाता है, उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा। वो सेह्यूक से कहता है अब से मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश मत करना। सेह्यूक गुस्से से भरकर यीजू और डोगुक को एक साथ देखकर वहां से चला जाता है। डोगुक के घर लौटने पर यीजू और डोगुक देखते हैं कि पूरा परिवार वहां मौजूद है, यहाँ तक कि यूरा भी। कमरे का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है जब यूआरा सबके सामने शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। यनहुआ पूछती है कि क्या यह सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन जोड़ा कुछ कह पाता उससे पहले ही मैडम ली अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। बाद में मैडम ली यनहुआ से कहती हैं कि उन्होंने सोचा था डोगुक और जुंगवुक एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे जब डोगुक घर छोड़कर गया था, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्हें यकीन नहीं होता कि डोगुक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता है या जोंगवुक इतना नीचे गिर जाएगा कि उसे उजागर करे। सी ही बाद में यूरा के साथ मिलकर यीजू के खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश करती है, जिससे लगे कि यीजू एक गोल्ड डाइगर है जिसने अपनी शादी से 1 महीना पहले CHYUK से रिश्ता तोड़कर उसके बॉस डूगुके से शादी की। सी हयुक जब ये सब देखता है तो समझ जाता है कि यह उसकी बहन का ही काम है। वह तुरंत उसे फोन करके पोस्ट हटाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे यूआर से एक डिजाइनर बैग मिला है। कुकिंग क्लास में एक औरत यनहुआ को भड़काने की कोशिश करती है, पर यीजू बीच में आकर अपनी सास का पूरा साथ देती है। बाद में यनहुआ ईजी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सवाल करती है। तभी डूगुक वहां आता है और अपनी माँ से समर्थन की गुजारिश करता है। वह पीछे नहीं हटता और गिनाता है कि यीजू के अपने परिवार ने उसके साथ कितनी बुरी तरह व्यवहार किया है ताकि यनहुआ उसके दर्द को समझ सके। आखिर यनहुआ खुद पहल करती है और सीधे जोंग ह्वाये से मिलने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर उसे जल्दी ही एहसास होता है कि जोंग ह्वाये के दिल में अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए गहरी जलन और नफरत है। यनहुआ साफ साफ कह देती है कि वे जुंगवुक और यूरा की शादी को कभी मंजूरी नहीं देंगी। वह उन्हें सख्त चेतावनी देती है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश भी न करें, लेकिन जुंग ह्वाये पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह यनहुआ से इजू की शादी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर सवाल करती है और पूछती है कि क्या वो इसे नजरअंदाज कर देंगी। यनहुआ पूरी दृढ़ता से कहती है कि वह यीजू और डोगुक दोनों का पूरा समर्थन करती है। वह यह भी बताती है कि उन्होंने ईजी से एक समझौता किया था कि शादी के 6 महीने के अंदर यीजू को डोगुक को तेजा ग्रुप में वापस लाना होगा। जुंग ह्वाये उस पर पक्षपात का आरोप लगाती है कि वह डोगुक को जोंगवुक से ज्यादा महत्व देती है और उसके बाद व्यंग्य भरे शब्दों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यनहुआ वहां से जाते हुए कहती है कि जुंग ह्वाये ने वही बात कह दी है जिससे वह अब तक बचना चाह रही थी और अब उन्हें दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। जुंग ह्वाये तुरंत जोंगवुक को फोन करती है और वह यूरा से कहता है कि इजी को पूरी तरह बर्बाद कर दो, क्योंकि वही डोगुक को हराने का सबसे अच्छा तरीका होगा। कुछ दिन बाद लेडी ली की तबीयत सुधरने पर पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है, मगर वहाँ फिर बहस छिड़ जाती है जब जोंगवुक एक बार फिर डोगुक पर अपने पैर की चोट का इल्जाम लगाता है, लेकिन इस बार डोगुक सबूत लेकर आया होता है। वह ऐसा साक्ष्य दिखाता है जो न सिर्फ उसे निर्दोष साबित करता है बल्कि जुंगवुक की चालाकी को भी उजागर कर देता है। फिर भी लेडी ली किसी का पक्ष नहीं लेती। वह अपने पोतों के बीच झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार सबूत नष्ट कर देती है ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद मैडम ली दोनों भाइयों जंगवुक और डूगुक को बुलाती है। वह कहती है कि डूगुक को टीजे ग्रुप में वापस आना होगा और यह तय होगा कि कंपनी उसी को मिलेगी जो अगले 1 साल में खुद को साबित करेगा। डूगुक इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह जंगवुक से सीधा मुकाबला करेगा। बाद में डूगुक CHYU को CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें साफ दिखता है कि वही घर में घुसा था और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट चुराया था। वह उसे अल्टीमेटम देता है, या तो यूआर की साजिश का सबूत दो वरना तुम दोनों को कानूनी सजा भुगतनी पड़ेगी। इधर क्यूलिनरी स्कूल में कुछ औरतें यीजू को परेशान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यीजू मजबूती से खड़ी रहती है और टीचर उसकी तारीफ करती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं जहाँ यीजू बताती है कि उसे दूसरों के हाथ का खाना पसंद नहीं, लेकिन वह अपनी टीचर पर भरोसा करती है। यीजू फिर कहती है कि वह अब कुकिंग क्लास नहीं आएगी क्योंकि वह इसमें सिर्फ यनहुआ के करीब आने के लिए शामिल
हुई थी और अब उसे दूसरी चीजों पर ध्यान देना है। टीचर थोड़ा उदास होती है और पूछती है कि क्या वे दोस्त बनकर मिल सकती हैं। ईजू मुस्कुराकर हामी भरती है। ईजू टीचर के हाथ पर एक पुराना निशान देखती है। टीचर बताती है कि वह एक आग में झुलस गई थी और उसने जानबूझकर वह निशान नहीं हटवाया क्योंकि वह उसे कुछ याद दिलाता है। बाद में यीजू मैडम ली से मिलने जाती है और उनके लिए खाना बनाती है। भले ही यह साफ दिखता है कि यीजू अच्छी कुक नहीं है, मैडम ली फिर भी खाना खा लेती है क्योंकि यीजू बताती है कि बचपन में उसे जहर दिया गया था जिसकी वजह से उसे खाने से नफरत हो गई थी जब तक कि वह डुगुक से नहीं मिली। जायवॉन का फोन आता है। वह बताता है कि उसे वह हाउसकीपर मिल गई है जिस पर यीजू को जहर देने का इल्जाम लगा था, ली जिम यंग। जब वे उससे मिलने जाते हैं, जिम यंग यीजू को जिंदा और स्वस्थ देखकर बहुत खुश होती है। वह बताती है कि जब यीजू ने मिडिल स्कूल शुरू किया था तो जोंग हुआ हमेशा उससे नाराज रहती थी। एक दिन वह खास तौर पर बहुत गुस्से में थी और उसी दिन यीजू बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में आर्सेनिक पाया गया। ड्यूम्यूंग कहती है कि जुंगहे ने उस पर जहर देने का इल्जाम लगाया जिससे वह नाराज हो गई और उसने पलटकर वही आरोप वापस लगा दिया क्योंकि साफ दिख रहा था कि जोंगहाई ईजी से नफरत करती है। उसकी यह बात सुनकर जोंगे ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन बाद में वह चुपके से घर लौटी यीजू को देखने के लिए। जब वह कमरे में पहुंची, यीजू सो रही थी। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वह तुरंत अलमारी में छिप गई। वहां से उसने सुना कि जोंगहाई किसी से कह रही थी, तू हिम्मत कैसे कर गई वापस आने की? क्या अब तू सच में मेरे हाथों मरना चाहती है? ड्यूम्यूंग को लगा कि यह बात उससे कही जा रही है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, जूनगे कमरे से चली गई। ड्यूम्यूंग ने यीजू को चेतावनी दी कि जुंगे दो चेहरे वाली औरत है। वह जिनवोंग के सामने बहुत सभ्य बनती थी, लेकिन जब वह नहीं होता तो शिकायतें करती और कई बार किसी आदमी को घर भी लाती। यीजू बाद में वुंजे से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि जोंगा ही असली हत्यारी थी और शायद उसी वक्त उसे पता चला था कि यीजू जिनवोंग की सगी बेटी है। वुंजे बताता है कि जुंगे पहले जिनवोंग की सेक्रेटरी थी और यीजू की मां के मरने के बाद दोनों के बीच रिश्ता बन गया था। यीजू कहती है कि वह हान वॉल चाहती है क्योंकि वुंजे के पास सबसे ज्यादा शेयर है। वुंजे उसे बताता है कि वह पहले से ही ये सब उसे देने की योजना बना चुका है। उधर सी ह्यूक यूरा के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है। वह उसे धोखा नहीं देना चाहता। दो गुक को एहसास होता है कि सी ह्यूक यूरा से प्यार करता है और वह उसे बताता है कि यूआर ने उसे बुरी तरह इस्तेमाल किया है। जब उसकी बहन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तब सी ह्यूक समझ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह यूरा से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वह ठंडे दिल से मना कर देती है। उसे बचाने के लिए उंगली तक नहीं उठाती। पूरी तरह टूट चुका सी ह्यूक इजू से माफी मांगता है। इजू कहती है कि सिर्फ सॉरी काफी नहीं है। वह सुजिन को कॉल करती है और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तय करती है, जहां से हायू सबूत सौंप देता है जो सीधे यूआर को उस अपराध में फंसा देता है। इधर ताइजा ग्रुप के ऑफिस में दो गुक को आधिकारिक रूप से डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। जंग वुक अपनी ताकत वापस पाने के लिए डुगुक की इमेज खराब करने की कोशिश करता है, उसकी पत्नी के बैकग्राउंड की बात उठाकर, लेकिन डुगुक तुरंत स्थिति पलट देता है। वह बोर्ड से कहता है कि अगर उन्हें जांच करनी ही है तो वे यूआर पर भी ध्यान दें क्योंकि वह जंगवुक की मंगेतर है और फिलहाल अपराध की जांच के दायरे में है। जंगवुक कुछ नहीं कह पाता और सबके सामने अपमानित हो जाता है। बाद में डुगुक और वाइजू येन हुआ के साथ मिलकर जोंग हुआ, जिनवोंग और यूरा से मिलने जाते हैं। जोंग हुआ के कहने पर यूरा अपनी झूठी शान छोड़कर यीजू से माफी मांगती है, लेकिन यीजू मजबूती से खड़ी रहती है। वह उसकी माफी स्वीकार नहीं करती। इसी बीच हान वो बैंक के शेयरों की कीमत अचानक गिर जाती है। यह वही स्थिति थी जिसे संभालने का वादा यीजू ने किया था, लेकिन वह असफल रहती है, जिससे जिनवोंग बहुत निराश हो जाता है। आर्थिक तनाव के कारण जिनवोंग की तबीयत बिगड़ जाती है और दिन के अंत तक वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जुंगवा इस मौके का फायदा उठाती है और उसे मनाकर अस्थायी तौर पर अपने नाम पर उसकी पोजीशन ट्रांसफर करवा लेती है ताकि वह कंपनी पर पूरा नियंत्रण पा सके। इस तरह जिनवोंग जोंग हुआ के जाल में फंस जाता है। उसी समय यीजू को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह एक पुरानी तस्वीर देखती है जिसमें वही आदमी है जो उस आग की घटना में शामिल था। वह तस्वीर ग्युम्यूंग को भेजती है जो बताती है कि यह डोंगसू है, वही आदमी जो जिनवोंग की गैर मौजूदगी में जेओंग हे से मिलने आता था। इससे यीजू को पक्का यकीन हो जाता है कि जेओंग हे ने ही आग लगवाई थी। डोंगसू को भेजकर उसने यीजू और उसकी मां को मारने की कोशिश की थी ताकि वह जिनवोंग को पूरी तरह अपना बना सके। सच का यह बोझ सहन न कर पाने पर यीजू बेहोश हो जाती है। डुगुक उसे संभालता है और प्यार से कहता है कि अब समय आ गया है कि वह जिनवोंग को सच्चाई बता दे कि वह उसकी सगी बेटी है। यीजू मानती है कि वह अब तक इससे भागती रही है और आखिरकार सच बताने का फैसला करती है। वह अस्पताल पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही जिनवोंग को उसका नाम पता चलता है, वह उन्हें रास्ता देने का आदेश देता है। यीजू उसके सामने
बैठती है और सच्चाई बताती है कि वह उसकी बेटी है। वह यह भी कहती है कि जेओंग हे ने हमेशा उसे धोखा दिया। वह उसके सामने डीएनए रिपोर्ट रखती है। जिन वोंग पहले यकीन नहीं करता तो ये जो कहती है कि वह चाहे तो खुद टेस्ट करवा सकता है और अपने बालों का एक हिस्सा उसे दे देती है। उधर डूगुक जेवॉन से बार में मिलता है और ईजू की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। वह पूछता है कि उसने जेओंग हे के खिलाफ जाने का फैसला क्यों किया। जाएवॉन कहता है ये परिवार की बात है। डूगुक कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वह खुद जेओंग हे को खत्म कर दे, लेकिन चूंकि वह संभव नहीं, उसे उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। वह बी उनको जेवॉन के पास भेजता है, उसे ढेर सारा पैसा देता है और कहता है कि किसी भी तरह डोंगसू को ढूंढ कर लाओ। हनवॉल ग्रुप में अब जेओंग हे अधिकारियों की सैलरी काट देती है, फिर भी किसी की बात नहीं सुनती। वहीं यूओरा नए क्लाइंट्स को आर्ट गैलरी दिखाती हुई नजर आती है। बाद में जेओंग हे और यूरा एक इंटरव्यू देती हैं, जहां दोनों खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन योनहवा उनकी चाल समझ जाती है और डूना और सुजिन से कहती है कि वे डोगुक का साथ दें। सेहायोक भी वह इंटरव्यू देखता है और गुस्से से भर जाता है। वह यूओरा से मिलने जाता है और देखता है कि वह जोंगवुक की कार से उतर रही है। वह कहता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ रहा है, पर यूओरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में वह कहता है जंगवुक तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। डोगुक के घर पर उसके भाई बहन और सुजिन उसके टीजे ग्रुप में लौटने की खुशी में जश्न मनाते हैं। जब शराब खत्म हो जाती है तो यीजू और डोगुक और लेने बाहर निकलते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि सब लोग हानवॉल ग्रुप के शेयर होल्डर्स की लिस्ट पर काम कर रहे हैं, ताकि वाईजू को पता चल सके कि किससे संपर्क करना है। अगले दिन डोगुक खुद आगे बढ़कर डोंगसू से मिलता है, जिसे उसने जेल से छुड़वाया था इस उम्मीद में कि वह सच बोल देगा, लेकिन डोंगसू डर के मारे कुछ नहीं कहता। ईजू अब शेयर होल्डर्स का समर्थन पाने की कोशिश करती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी कुकिंग क्लास की टीचर जेमी कंपनी में बड़ा हिस्सा रखती है। वह जेमी से मदद मांगने जाती है, लेकिन जो सुनती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेमी उसकी असली माँ है। ईजू उठकर जाने लगती है, लेकिन जेमी उसे रोकती है और कहती है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा। आग की घटना के बाद वह 6 महीने तक कोमा में थी और जब होश आया तो उसके पिता ने कहा कि उसका बच्चा मर गया है। दुख सहन न कर पाने पर वह अमेरिका चली गई। जेमी बताती है कि उसके पिता ने मरने से पहले सच कबूला कि येजू जिंदा थी। वह हाल ही में ही जान पाई कि येजू उसकी बेटी है। ईजू कहती है कि उसे ये बात तुरंत बतानी चाहिए थी। जेम कहती है कि वह डर गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि अब बताना ठीक होगा या नहीं, इसलिए वह उसके करीब दोस्त बनकर रहना चाहती थी। ईजू गुस्से में कहती है दोस्त नहीं, माँ बनकर रहना चाहिए था। वह कहती है कि जेमी का ऐसा करना गलत था। जैसे ही यीजू और जेमी एक दूसरे को गले लगाकर रोती हैं, उन्हें देख रही जुंग हे हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जेमी जिंदा है। अब जुंग हे को डर लगने लगता है कि हालात उसके लिए बिगड़ सकते हैं। वह अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। मुंजे के वकील को रिश्वत देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, ताकि वह फिर से एक नया जाल बिछा सके। जैसे ही मुंजे उसके कब्जे में आता है, वह उसे एक अज्ञात जगह ले जाती है और जबरदस्ती उसके शेयर यूरा के नाम ट्रांसफर करवाने की कोशिश करती है। मुंजे सख्ती से मना कर देता है और कहता है अगर जिन वोंग या यीजू को कुछ हुआ तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गुस्से में जुंग हे अपने आदमियों को आदेश देती है कि मुंजे को बंद कर दो, ताकि वह यीजू की मदद न कर सके। बाद में जब जुंग हे यूरा के साथ गैलरी से निकल रही होती है, दोंगसू उसे टकराता है। वह जेवॉन को आदेश देती है कि यूरा को घर छोड़ दे। एक सुनसान जगह पर डोंगसू बताता है कि हाल ही में एक अजनबी उससे जोंग हे की उस आग वाली घटना के बारे में पूछताछ कर रहा था। वह उसे डांटता है कि उसने अपने निशान साफ नहीं किए। जंग हे पलटकर कहती है तूने काम अधूरा छोड़ा था। माँ और बेटी दोनों जिंदा हैं। दोंगसू के खतरा बन जाने पर वह आदेश देती है यीजू को हमेशा के लिए खत्म कर दो। इस बीच शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होती है। जंग हे वहाँ हंगामा मचा देती है और सिक्योरिटी को कहती है कि वाईजू को कमरे से बाहर निकालो, लेकिन तभी जे वॉन जे को लेकर अंदर आता है। वह सिक्योरिटी को आदेश देता है कि यीजू को यहीं रहने दो। फिर वह सबके सामने घोषणा करता है उसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर हैं और वह जोंगहे की इस चाल के खिलाफ है। ईजू जुंगहे का सामना करती है और कहती है मैं सबूत ढूंढ कर रहूंगी कि तुमने ही वो आग लगवाई थी, तुम जेल जाओगी। फ्लैशबैक। मीटिंग की तैयारी के दौरान जे वॉन एक स्टाफ से बेसमेंट की चाबी मांगता है। वह मना कर देती है, कहती है जंगहे ने मना किया है, लेकिन जे वॉन किसी तरह अंदर चला जाता है और वहाँ वुनजे को बंद पाता है। वर्तमान में वुनजे सबके सामने ऐलान करता है कि वह अपने सारे शेयर यीजू के नाम कर रहा है। पूरी कंपनी में हलचल मच जाती है। जंगहे तुरंत आरोप लगाती है वुनजे को डिमेंशिया है, वह अपने होश में नहीं है। वुनजे जवाब देता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सब तुम्हारा झूठ है। वह कहता है कि वह असली डॉक्टर से चेकअप करवाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। कुछ शेयर होल्डर्स को यीजू के अनुभव पर शक होता है, लेकिन वह आत्मविश्वास से कहती है मैं कंपनी की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी अपने प्रोफेशनल्स पर छोड़ूंगी। उसकी शांति और समझदारी देखकर कई मेंबर्स उसका समर्थन करने लगते हैं। हारकर जुंगहे गुस्से में मीटिंग छोड़कर चली जाती है। बाद में जेमी वाइजू से मिलती है और कहती है कि उसे पहले सच्चाई बता देनी चाहिए थी। वह वादा करती है कि वह अपनी बेटी का भरोसा दोबारा जीत लेगी। गुस्से में जुंगहे जिनवोंग के पास जाती है और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवोंग अब सच्चाई जान चुका होता है। वह उसे आरोप लगाता है कि वह सिर्फ उसकी कंपनी हड़पना चाहती थी और बताता है कि उसने दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया है, जो साबित करता है कि यीजू ही उसकी असली बेटी है। यीजू वुनजे के साथ वहां पहुंचती है और यह सब देखती है। उसी वक्त यूआर भी पहुंचती है और यह जानकर हैरान रह जाती है कि यीजू असली बेटी है। जिनवोंग तुरंत जुंग हे से सारे रिश्ते तोड़ देता है और उसे घर से निकाल देता है। योरा माँ का पक्ष लेने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवोंग चेतावनी देता है, अगर तुम उसके साथ गई तो कभी वापस मत आना। कुछ सोचने के बाद यूआर वहीं रुक जाती है। अब जोंग हे के सारे कार्ड बंद हो चुके हैं। वह पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे अकाउंट और कंपनी कार्ड फ्रीज हो चुके हैं। लाचार होकर वह डोंगसू के मोटल में शरण लेती है। डोंगसू बाद में डुगुक को रिपोर्ट देता है कि जुंगहे ने उसे यीजू को मारने के लिए 300 मिलियन वॉन देने का वादा किया है। डुगुक उसे एक वायर टैप देता है ताकि वह जोंग हे की बातचीत रिकॉर्ड कर सके। इसी दौरान जिन वोंग को एक और झटका लगता है। वह जानता है कि जेमी जिंदा है। वह अपराध बोध में टूट जाता है, लेकिन उसका पिता उसे दिलासा देता है। उधर यूआर गुस्से से सब देखती रहती है। तेजा फैमिली हाउस में यीजू के भविष्य पर चर्चा चल रही होती है। योन हुआ और मैडम ली उसका समर्थन करती है, जबकि जुंगवुक अंदर ही अंदर जलता रहता है क्योंकि यीजू को वुनजे के सारे शेयर मिलने वाले हैं। अपनी सेक्रेटरी से यह जानने के बाद कि उसकी सौतेली माँ डुगुक को बाकी शेयर होल्डर्स के सामने प्रमोट कर रही है, जंगवुक यूरा से मिलता है। वह उसे सलाह देता है कि गैलरी में छिपाई गई पेंटिंग्स बेच दे ताकि जब उसे निकाल दिया जाए तो कुछ पैसे हों। वह कहता है कि उसे भी रिश्वत के लिए पैसा चाहिए। योरा सोचने का वादा करती है। जंगवुक उसे अपने होटल रूम में रहने देता है। उधर डुगुक अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करता है और पूछता है, अगर यीजू को पता चला कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ तो क्या उसे चोट पहुंचेगी? डॉक्टर कहती है, हाँ, इसलिए उसे खुद बताओ, इससे पहले कि वह खुद जान ले। उसी समय होटल में यूआर को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। पहले वह डर जाती है, लेकिन उसकी माँ जोंगहे इस खबर को एक मौका मानती है और कहती है, अब हम इसे अपने फायदे में बदलेंगे। वह बेटी की तारीफ करती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। बाद में जोंगहे डोंगसू से मिलती है। वह उससे कहता है कि उसे एडवांस चाहिए। जोंगहे उसे मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि उसकी बेटी गैलरी की डायरेक्टर है और उसका खर्च उठा सकती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जाए वॉन और डुगुक डोंगसू पर नजर रख रहे हैं। इधर यूरा जोंगवुक को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। वह सोचती है कि वह नाराज होगा, लेकिन वह खुश होता है और कहता है, अब हमें परिवार शुरू करना चाहिए। जोंगवुक अपने पिता को बताता है कि यूरा गर्भवती है। उसके पिता कहते हैं कि मैडम ली शायद इसे स्वीकार न करे, लेकिन जोंगवुक कहता है, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन डोंगसू अचानक यूरा से गैलरी में मिलता है। वह रहस्यमय ढंग से संकेत देता है कि शायद वही उसका असली पिता है। घबराई हुई यूरा वुनजे से बात करने जाती है, जहाँ उसे सच्चाई पता चलती है, उसकी माँ और डोंगसू का रिश्ता। इस खुलासे से उसकी दुनिया हिल जाती है। उधर जोंगहे अब पूरी तरह बर्बाद होकर नकली पेंटिंग्स बेचने का सहारा लेती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जैसे ही जेवॉन सारी सच्चाई जानकर यूरा से मिलने जाता है, वह उससे पूछती है, क्या सच में जोंगहे बेगुनाह है? क्या वाकई वह जिनवोंग की असली बेटी है? जोंगहे उसे अपनी निर्दोषता का यकीन दिलाती है और यीजू की किसी भी बात पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है। यह सुनकर यूरा तिलमिला उठती है और कहती है, पुलिस को सब पता चल गया है, तुम्हारे नकली पेंटिंग बेचने के बारे में भी। वे तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। यह सुनते ही जोंगहे वहाँ से भाग जाती है। वह डोंगसू के साथ भाग रही होती है, जबकि डुगुक उनकी बातचीत वायर टैप से सुन रहा होता है। उसे पता चलता है कि वे लोग वुनजे के मेडिकल सेंटर की तरफ जा रहे हैं। वह तुरंत वाइजू को फोन करता है और वह जेवॉन को मदद के लिए बुलाती है। यीजू अपने दादाजी के मेडिकल सेंटर के बाहर खड़ी होती है, डोगुक के आने का इंतजार करते हुए। जायवॉन इमारत के अंदर चला जाता है। उसी वक्त जोंगहे अपनी अगली निर्दयी चाल चलती है। वह डोंगसू को आदेश देती है, यीजू को गाड़ी से कुचल दो, इससे पहले कि डुगुक यहाँ पहुँचे। जैसे ही हालत खतरनाक मोड़ लेती है, दूर से यह सब देख लेता है। वह झट से अपनी कार डोंगसू की कार से टकरा देता है ताकि वाइजू की जान बच सके। वह दौड़कर उसके पास आता है, उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे डर था, तुम्हें फिर से खो दूंगा। यीजू हैरान रह जाती है, पर कुछ पूछने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जोंगहे, डोंगसू और नकली पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट सनजिन को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में पुलिस स्टेशन पर जेमी आती है और बताती है कि आग वाले केस की दोबारा जांच शुरू होगी। डोंगसू तुरंत रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में देता है, जिसमें साफ साफ जोंगहे के अपराध का जिक्र होता है। इससे उसकी सजा पक्की हो
जाती है। इस बीच जेवॉन एक और सच उजागर करता है। वह बताता है कि वह संजन का बेटा है और जुंगे ने उसकी मौत का ड्रामा रचा था ताकि उसकी पेंटिंग्स की कीमत बढ़ सके। घर लौटने के बाद यीजू और डोगुक राहत की सांस लेते हैं, जैसे जिंदगी फिर से संवरने लगी हो। पर तभी वाइजू की नजर डोगुक की कलाई पर पड़े तारीखों पर पड़ती है और वह चौंक जाती है। वो वही तारीख थी जिस दिन दोनों की मौत हुई थी। वह डुगुक से जवाब मांगती है। डुगुक बताता है कि उसी दिन उनकी गाड़ियां एक दूसरे से टकराई थी और उसी हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। यह सुनकर वाइजू भावनाओं से टूट जाती है। तो तुम यह मुझसे छुपाते रहे? वह उससे दूरी बनाने का फैसला करती है, लेकिन डुगुक हमेशा की तरह सुरक्षात्मक रहते हुए कहता है, तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ। उधर जंगवू को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि एक मजदूर की निर्माण साइट पर मौत हो गई है। वह दिखावे में कहता है, कंपनी मुआवजा देगी लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेगी। यह बात लेडी ली तक पहुंचती है और डुगुक जल्द ही जंगवू की निर्दयता का असली चेहरा जान जाता है। उधर वाइजू अपने अंदर के द्वंद्व से जूझती है। चैम के साथ दिल से हुई बातचीत उसे नहीं समझ देती है। वह उसे समझाती है, कभी कभी प्यार माफी से भी बड़ा होता है, और यीजू तय करती है कि वह डोगुक को माफ कर देगी। इसी बीच जोंगवू और यूरा अपनी प्रेगनेंसी की खबर तेजा परिवार को बताते हैं। यह सुनकर मैडम ली और योनहवा नाराज हो जाती है। बाद में वाइजू डुगुक से मिलने जाती है। वह उसके लिए कुछ कपड़े लाती है और कंपनी की स्थिति पूछती है। डुगुक कहता है कि अगर वह सच की जांच जारी रखेगा तो कंपनी को नुकसान होगा। यीजू उसे चुप देखकर कहती है, तुम्हारी खामोशी किसी काम की नहीं, अब कुछ करना ही होगा। अगले दिन डुगुक जोंगवू की सेक्रेटरी से मिलता है और उस मजदूर के केस की सारी फाइलें मांगता है। वह पहले झिझकती है पर फिर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सच्चाई उजागर करने के इरादे से डोगुक सब कुछ मैडम ली और अपने पिता को बता देता है। वह अपने अतीत का हर राज खोल देता है। वह वाइजू को उसकी खोई हुई पेंटिंग दिखाता है, जिससे उनकी यादें फिर लौट आती हैं। मैडम ली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और जंगवू के बुरे कामों की पोल खोल देती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस रात डुगुक घर लौटता है कुछ कपड़े पैक करने के लिए। वह वाइजू से कहता है, जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी थी उसी वक्त जान गया था कि तुम अलग हो, लेकिन तब तुमसे ह्यूग से शादीशुदा थी। वह यह भी कबूल करता है कि उसी एक्सीडेंट में मेरी कार तुमसे टकराई थी। यीजू के आंसू रुकते नहीं, पर डुगुक की सच्चाई और पश्चाताप उन्हें एक बार फिर एक दूसरे के करीब ले आते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, इस बार हमेशा के लिए। कुछ महीनों बाद न्याय का दिन आता है, सबके गुनाहों का हिसाब। इसी बीच वाइजू को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। वह प्रेग्नेंट है। वह अपनी माँ से मिलकर यह पुष्टि करती है और जल्द ही डुगुक को बताती है। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं, जैसे जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया हो। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। डुगुक को अचानक बायोन का फोन आता है, तुरंत मिलना होगा। वह पहुंचता है और हैरान रह जाता है। जंगवू जेल से छूट चुका है। डर के मारे वह घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचता है वह देखता है वाइजू गायब है। दरअसल जंगवू ने उसे अगवा कर लिया है। बायोन सीसीटीवी देखकर पता लगाता है कि जंगवू की चोट लगी टांग बिल्कुल ठीक है, यानी वह झूठ बोल रहा था। वह तुरंत डुगुक को उसका रास्ता बताता है। कार में वाइजू बंधी हुई होती है, लेकिन बड़ी चालाकी से रस्सियां ढीली करने लगती है बिना जंगवू को पता चले। जैसे ही वह भागने की तैयारी करती है, डुगुक वहां पहुंचता है और जंगवुक का रास्ता रोक देता है। वह देखता है यह वही हाईवे है जहां उनके पिछले जन्म का एक्सीडेंट हुआ था। अचानक येजू जंगवुक का गला पकड़ लेती है। दोनों में जोरदार झड़प होती है। डुगुक भी कूदकर बीच में आता है और भाइयों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान जंगवू डुगुक को छुरा मार देता है, लेकिन फिर भी डुगुक हार नहीं मानता। जख्मी हालत में वह खड़ा होता है और अपने भाई को जोरदार मुक्का मारता है। तभी वही ट्रक दिखाई देता है जिसने उनकी जिंदगियां पहले खत्म की थी, पर इस बार ट्रक अचानक मुड़ जाता है। यीजू अपनी कलाई देखती है। वो टाइमर जो पहले था अब गायब है, यानी इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और जंगवू को वहीं गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन डुगुक की हालत नाजुक हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती किया जाता है। डुगुक की गंभीर चोटों की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक बनी रहती है। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उसे रखा जाता है। इस बीच जंगवू के पिता जेल में उससे मिलने आते हैं। वो पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जंगवू सारा दोष अपने पिता पर डाल देता है, यह कहते हुए कि उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया था। तब उसके पिता उसे एक चिट्ठी देते हैं जिसमें सच्चाई होती है कि दरअसल उसकी माँ ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। जंगवू उस पर विश्वास नहीं करता और उसके पिता गुस्से में वहां से चले जाते हैं, उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से अलग करते हुए। बाद में जब जंगवुक वह चिट्ठी पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत था। उधर यूरा की प्रेगनेंसी अब साफ दिखने लगती है। जंगवुक के जेल में होने के कारण उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बचती। जब होटल के लोग उसे कमरे से निकाल देते हैं तो वो अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए जंगवुक के परिवार के पास पहुंचती है।
रही है। वो मैडम ली और बाकी परिवार से विनती करती है कि उसके बच्चे को परिवार का हिस्सा स्वीकार कर लें, लेकिन लेडी ली शक में रहती है और साफ कह देती है कि बिना सबूत वो बच्चे को नहीं मानेंगी। वो यूरा से कहती है कि पहले पैटर्निटी टेस्ट करवाओ और अगर नतीजा साबित करता है कि बच्चा सच में जंगवूक का है तभी उसे परिवार में जगह दी जाएगी। कई महीने बीत जाते हैं। डोगुक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार होश में आता है, जिससे यीजू की आंखों में राहत और खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। यीजू का रिश्ता येओनह्वा से और भी मजबूत हो जाता है और आखिरकार वह अपनी जैविक माँ जेमी के साथ भी समझौते और अपनापन महसूस करती है। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में सीह्युक अपने घर लौटता है, एक महिला को साथ लाते हुए। उसकी माँ जेसुक ये सोचकर बहुत खुश होती है कि शायद उसका बेटा अब घर बसाने वाला है। वो उस महिला के स्वागत में शानदार खाना बनवाती है और उनके भविष्य के सपने देखने लगती है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है जब यूरा वहाँ पहुँचती है और सबके सामने दावा करती है कि वो सीह्युक के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह खुलासा सबको झकझोर देता है। सेह्युक की गर्लफ्रेंड और उसकी माँ जेसुक दोनों हैरान रह जाती है और माहौल पूरी तरह से बिखर जाता है। बाद में सेह्युक गुस्से में यूरा से जवाब मांगता है और तभी वो आखिरकार ये सच्चाई बताती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा सेह्युक का ही है। सीजन के अंत तक खुशी आखिरकार वाइजू की जिंदगी में लौट आती है। वो डूगुक और उनकी नवजात बेटी एक साथ एक दिल छू लेने वाली फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। वो पल जिसे यीजू ने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। अपनी इस खूबसूरत यात्रा से प्रेरित होकर यीजू एक पेंटिंग बनाती है, उन तीनों की तस्वीर जिसमें प्यार और एक नए जीवन की शुरुआत झलकती है। अंततः यीजू को वो परिवार मिल जाता है जिसकी उसे हमेशा चाह थी। वो अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी को गले लगाती है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।